पूरे देश भर में आरएसएस के ब्राह्मणों ने बम ब्लास्ट किए हैं, इसलिए इनके तथाकथित राष्ट्रवाद की बुनियाद आतंकवाद पर खड़ी है। गौतम जी का समर्थन करना चाहिए, मगर समर्थन करने के बजाय उन्होंने उनका इस्तीफा ले लिया, क्योंकि जो 90% जो सरकारी सर्विसेज हो या कोई भी सेक्टर हो, उस पर 3.5% वालों का ही तो कब्जा है, 52% वाले हैं कहाँ। कि यह देश हमारा नहीं है, इसलिए हमें इस देश के संविधान के खिलाफ तथा देशवासियों के खिलाफ लड़ना होगा। नमस्कार, मैं जंतर मंतर पे हूँ इस वक्त और एक प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल है। वामन मेश्राम जी के आह्वान पर ये भूख हड़ताल बुलाई गई थी और बामसेव के बैनर तले ये सब हो रहा है। और कारण इसके कुछ बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। 10 सूत्रीय मांगे तो हैं इनकी, लेकिन सर क्या आपकी जो है ख़ास मांगे क्या हैं उसमें? खास मांगे हैं हमारा, जैसे बिल्किस बानो को न्याय कहाँ मिला, नहीं मिला, और है फ़ोन टैपिंग के विरोध में। फ़ोन टैपिंग? फ़ोन टैपिंग। अच्छा। और आरएसएस का राष्ट्रवाद ब्राह्मणी आतंकवाद पर खड़ा है। ब्राह्मणी आतंकवाद? हाँ। ये तो कैसे बोल रहे हैं फिर आप? ये टीवी वाले तो आपको पकड़ लेंगे भैया, आप ब्राह्मणों को आतंकवादी बता रहे हो। आतंकवादी कैसे बता रहे हैं ना, वो कैसे हैं? कैसे? देखो, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व आईजी SM मुंसिफ ने बम फोड़े। ब्राह्मणों ने सूली पर चढ़ाए गए बेकसूर मुसलमान द्वारा इस शोध ग्रंथ के आधार पर सिद्ध किया है कि आरएसएस यह आतंकवादी संगठन है और यह देश के और लोकतंत्र के लिए खतरा है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस के मामले में आरएसएस के लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। पूरे देश भर में आरएसएस के ब्राह्मणों ने बम ब्लास्ट किए हैं, इसलिए इनके तथाकथित राष्ट्रवाद की बुनियाद आतंकवाद पर खड़ी है। फरवरी 2008 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित गुप्त मीटिंग में साफ शब्दों में कहा कि यह देश हमारा नहीं है, इसलिए हमें इस देश के संविधान के खिलाफ तथा देशवासियों के खिलाफ लड़ना होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने वो आतंकवादी घटनाएं की हैं तो उसकी वजह से पूरा ब्राह्मण समाज आतंकवादी हो जाता है, ये तो ठीक नहीं है ना सर? हमने देखिए, हमारा जो मुद्दा है उसी पर हम बात करते हैं। हाँ, मैं उसी पे तो बात कर रहा हूँ। आपने ब्राह्मण आतंकवाद की बात करी थी, मैं उसी पे आपका पूछ रहा हूँ। जो भी आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं, हाँ, वो ब्राह्मणवादी ही निकल रहे हैं। अब देखिए, जो टीवी वाले जो बोलते हैं, बाकी सब लोग जो बोलते हैं कि भैया आतंकवादी जब मुसलमान होते हैं तो पूरे मुसलमान समाज को आतंकवादी बोल दिया जाता है, वो तो गलत है ना। जो लोग करेंगे, अगर वो जिनकी बहुतायत संख्या होगी उनको ही तो दोषी ठहराया जाएगा। आप जो है चारों तरफ देख रहे हैं, जहाँ पर भी देखेंगे वो वही आगे पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भी अब उनकी सरकार है तो वो तो बाहर हो गए, जैसे प्रज्ञा ठाकुर है। हाँ, प्रज्ञा ठाकुर तो अब भी MP है। हाँ, तो अब वो सरकार में आ गए तो इसलिए उनको बाहर कर दिया, बाहर हो गए। अब सरकार उनकी, और वही अगर अपराध किए हुए हैं तो वो तो अपराध तो धुल गया ना, चाहे वो। तो ये सरकार आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हो? अरे, समर्थन ना कर रही होती तो उनको टिकट देकर के जितवा कर क्यों लाते? हाँ। और मोदी जी तो पिछड़े समाज से आते हैं, OBC समाज से आते हैं, तो वो अगड़े समाज के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। और बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे होते तो OBC की जाति आधारित जनगणना करवाते। हाँ। और उन्होंने उसके जनगणना नहीं होनी चाहिए ऐसा उन्होंने हलफनामा दिया। क्यों दिया? अच्छा, ऐसा मोदी सरकार ने कहा है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, हलफनामा दिया उन्होंने हाईकोर्ट में। अच्छा, तो जातीय जनगणना है क्यों जरूरी, थोड़ा बताइए मुझे। जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1931 में जनगणना हुई थी और उसके बाद आज तक जो है OBC की जातीय आधारित जनगणना नहीं हुई है। हाँ। तो जातीय आधारित जनगणना अगर होती है तो इससे ये पता चलेगा कि OBC के कितने लोग सक्षम है, कितने लोग सक्षम नहीं है, तो उनको उसके आधार पर उनको जो आरक्षण मिला है उसका हक मिलना चाहिए, और उनका आरक्षण, उनके हक का चीज़ जो है कौन खा रहा है ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो 90% जो सरकारी सर्विसेज हो या कोई भी सेक्टर हो, उस पर 3.5% वालों का ही तो कब्जा है, 52% वाले हैं कहाँ? ये मैं मानूंगा कि ये जो ब्राह्मण समाज है वो ज़्यादातर पोस्ट पे मौजूद है, लेकिन अब भी मैं आपकी उस वाली बात से असहमत हूँ कि ब्राह्मण आतंकवादी है, ये वाली बात से मैं असहमत हूँ। अभी केवल ब्राह्मण पर्सनल को नहीं कर रहे हैं ना। हाँ। ब्राह्मणवाद को हम बोल रहे हैं ना,
हाँ, वो विचारधारा खराब है, ये मैं मानूंगा। ठीक है, तो विचारधारा वो ब्राह्मणवादी विचारधारा पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्योंकि यूनाइट होकर कार्य कर रहे हैं ना, इसलिए 85% आज उसका भुक्तभोगी है। तो 85% एक साथ क्यों नहीं आ पा रहा है, ये बताइए। क्योंकि उन्होंने फूट डालो और राज करो का जो 3% एक साथ आ गए, 85% एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने जब मनुस्मृति लागू किया, तब से उनका जो यूनाइट कर रहने का मामला है वो केवल 3.5% अपने आप में ही यूनाइट रहता है, बाकी को फोड़ने का कार्य करता है, इसलिए वो फूट जाते हैं। कहीं उनको पैसे के लालच पर, कहीं किसी और चीज़ के लालच पर। वो हमारा समाज चूँकि वो चीज़ से वंचित रहा है हजारों हजार साल से, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, जिनको धन संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, सारे जो अधिकारों से वंचित रखा गया। अब जब बाबा साहब के संविधान के द्वारा हमको हक अधिकार मिला, तो उसको पाने के लिए जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए खतरा भी बन रहे हैं। इसलिए वो उनमें, हमारे ही लोगों में वो फूट डालने का काम कर रहे हैं, लालच दे देते हैं। लालच में हमारे लोग कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं, इसलिए भी यूनाइट। लेकिन आप बता रहे हो कि जी मोदी जी ब्राह्मणवाद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने सबसे ज़्यादा बहुजनों को समर्थन किया, सपोर्ट किया है। बताइए, शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति कभी बना था? आदिवासी राष्ट्रपति कभी बनी थी? पिछड़ा मुख्य प्रधानमंत्री कभी बना था क्या? ठीक है, और संगठन में पद पिछड़ों को इतने मिले थे क्या? किसी पार्टी में इतने पद हैं ही नहीं। जिनको पद मिले हैं, क्या उनको अधिकार भी मिले हैं कि वो पद के अनुरूप वो कार्य करें या कर? मुर्मू जी के पास अधिकार नहीं है। जैसे राष्ट्रपति कोविंद जी थे, वैसा ही भविष्य में और अभी से लेकर के वो आगे रहने वाले। कैसे थे राष्ट्रपति कोविंद जी? वो तो उनको तो मंदिर की सीढ़ियों पर ही रुका दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया गया कि तुम्हारा जो स्थान उधर ही है, आपका अंदर स्थान नहीं है। तो ये ब्राह्मणवाद का सिस्टम नहीं है तो और क्या है, यही तो है। और अभी जो मुर्मू जी को बनाने से पहले मंदिर पर झाड़ू लगाया, तो उन्होंने ये सोचा कि मुर्मू जी SC ST OBC और उसके अगेंस्ट जो जिस जात उससे कम्युनिटी से हैं, आदिवासी कम्युनिटी से, उनके भी अधिकारों पर वो झाड़ू लगाएंगे कि नहीं, वो ये टेस्ट लिया उन्होंने। रबर स्टैंप कह रहे हो आप उन्हें? और रबर स्टैंप का नमूना तो कहने का बात नहीं, वो तो सामने दिख रहा है ना। दिख रहा है वो आपको? दिख रहा है। अच्छा। जैसे कोविंद जी थे, वैसा ये भी साबित होंगे। लेकिन अगर वो नहीं साबित होना, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी इस वक्त देश की सबसे ऊंची गद्दी पे हैं, ठीक है, उनको तो समर्थन करोगे आप? पिछड़ों के इतने बड़े नेता हैं, ताकत भी है उनके पास। पिछड़ों के नेता को पिछड़े लोगों ने समर्थन किया, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने, दो बार बने। ओबीसी ने खूब समर्थन किया। हाँ, खूब समर्थन किया और भर भर के वोट दिया उनको। ठीक है, और उसके साथ साथ EVM ने भी भर भर के नोट दिया है, ये भी याद रखना। EVM ने भर भर के नोट दिया है, वोट दिया है। अच्छा, सॉरी, वोट दिया है। तो वोट हमारे OBC ने दिया और EVM ने भी दिया और उनको दो बार प्रधानमंत्री बना दिया। मगर उन्होंने OBC की जाति आधारित जनगणना अभी तक करवाने का कोई अभी तक ऐलान नहीं किया। अगर वो सही OBC जाति हैं तो वो जाति का जनगणना करवा देते हैं तो मोदी सबसे बढ़िया नेता हो जाएंगे। बढ़िया नेता की लाइन में आने लग जाएंगे, ऐसा आने लग जाएंगे, शुरुआत होगी। हाँ, शुरुआत हो सकती है। अच्छा, शुरुआत हो सकती है। उसके बाद समर्थन तो करेंगे ना, जाति का जनगणना करवा दें तो उसके बाद समर्थन करेंगे। समर्थन तो हमारे OBC के लोग जो है करके गद्दी पे बैठाले हुए हैं ना। लेकिन आप ही तो बता रहे हैं कि आप समर्थन ना करो, उसी समाज को आप बता रहे हो। तो इसीलिए बता रहे हैं कि दो बार गलती कर दी, आप तिबारा मत करना। तिबारा मत करना। हाँ, तिबारा न करना, ऐसी गलती अब। अच्छा, 24 से पहले जातिगत जनगणना नहीं होती है तो दोबारा गलती नहीं करेगा OBC। अभी देखो, वो एक लॉलीपॉप भी दिखा देते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। जैसे 2012 में जब होना था, 11-12 में, तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने कहा था, ऐलान कर दिया था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। मगर उसके पहले ही अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा कर दिया गया और उसमें वो जो है जातिगत जनगणना का मुद्दा समाप्त करने का काम किया गया। तो ऐसा ही वो कोई ना कोई मुद्दा लाकर खड़ा कर देंगे अगर ऐसा करेंगे भी। अन्ना हजारे समर्थन में लेने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से तो एक बहुत बड़े नेता भी आए हैं, अरविंद केजरीवाल, उन पर लोग बड़ा खुश हैं उनसे।
खुश कैसे खुश है? अभी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में बहुत सारे लोग उनके आगे। वो तो कह रहे हैं उन्होंने अपने आप इस्तीफा दिया है, मांगा थोड़ी था। राजेंद्र जी बोल रहे हैं अपने आप दे अरे दिया। हम तो कहते हैं कि हमको तो ऐसी जानकारी है कि वो तो दबाव के कारण जो है उन्होंने ऐसा किया है। दबाव के कारण किया है। हाँ, तो दबाव तो कौन देगा? दबाव में तो मुखिया तो वही है, अरविंद केजरीवाल जी। तो वो तो आज भी राजेंद्र पाल गौतम जी तो आज भी उन्हें कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मेरे नेता हैं, रोजाना वीडियो डालते हैं वो। हाँ, नेता हैं ऐसा वो मान रहे हैं, मगर उन्होंने जो रोया क्यों? हाँ। अगर कहीं ना कहीं तो जो चीज है तो भावुक हो ही जाता है व्यक्ति, भावुक तो ही जाता है अपने समाज के सम्मान के सामने, तो भावुक हो ही जाता है आदमी ना। नहीं, कहीं ये दबाव का ही कारण है। जहाँ तक हमको समझ आता है दबाव का कारण, दबाव का ही कारण है, और दबाव के जबरदस्ती फोर्स से उसको जो है किया गया, इसलिए उनको मतलब अभी भटके हुए हैं राजेंद्र पाल गौतम। आप ये कह रहे हैं कि उनको नहीं मानना चाहिए नेता और वो जबरदस्ती मानने जा रहे हैं। अब बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब को अगर वो मान रहे होते, भगत सिंह को मान रहे होते, तो केवल तस्वीर से काम नहीं चलती ना। वो तो उनका समर्थन करते, खुल कर समर्थन करना चाहिए केजरीवाल जी को। हाँ। गौतम जी का समर्थन करना चाहिए, मगर समर्थन करने के बजाय उन्होंने उनका इस्तीफा ले लिया। कोई नेता है इस देश में अभी जो राजनीति में मौजूद है, कोई नेता है जो बहुजनों की आवाज उठा पाएगा? नेता हैं, लेकिन आना पड़ेगा, आगे आएंगे तभी तो उठाएंगे। हाँ। अब आगे आएंगे। मेश्राम जी तो सिर्फ जो है समाज की बातें करते हैं, राजनीति में इतना ज्यादा खास वो दखल देते नहीं है। देखो, ये जो बामसेफ है या हमारा भारत मुक्ति मोर्चा है, ये गैर राजनीतिक संगठन है। गैर राजनीतिक है, अच्छा। तो अभी कांसीराम साहब ने कहा था, गैर राजनीतिक जड़ें जो मजबूत करेंगे, जितनी मजबूत करेंगे उतनी ही राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी। हाँ, जिसका समाज मजबूत होता है उसकी राजनीति मजबूत होती है, ये मैं मानता हूँ। तो इसी कार्य को लगे हुए हैं, उनके साथ हम भी लगे हुए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद है। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बामसेफ ने हमेशा जो है उन मुद्दों पर बात की है जो बाकी नेता बात करने से डरते हैं या फिर उससे हिचकिचाते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर, चाहे उनके जिन्होंने सालों से, सैकड़ों सालों से जो दमन किया, उस पर खुल के बात करती हैं बहुत कम संस्थाएं, जिनमें से बामसेफ एक है। और ये बात समझनी पड़ेगी, आंदोलन चाहे छोटा हो बड़ा हो, आंदोलन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो बातें उठानी ज़रूरी हैं जो लोगों के मन में चल रही हैं। आपको पूरी बातचीत के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।